Welcome to the lecture series of operating system. My name is सैयद अली ज़ामिन और आज जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है CPU स्केजुलिंग। जो बुक हम फॉलो कर रहे हैं वो है ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्सेप्ट एसेंशियल्स, जिसकी बेस पे ये सारी वीडियो सीरीज़ बनी हुई है ऑपरेटिंग सिस्टम पे। लेकिन आज का जो लेक्चर है वो मैंने ज़्यादा जो मटेरियल लिया है वो मैंने लिया है ये वाली वेबसाइट है इससे, यानी इस बुक से इतना नहीं लिया हुआ, इस बुक से भी लिया हुआ है लेकिन ज़्यादा उस वेबसाइट से लिया हुआ है। अच्छा जी, जस्ट 1 मिनट। ठीक है, अच्छा मेरा नाम जैसे बताया आपको सैयद अली ज़ामिन है। तो ये सारी वीडियोस जो ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड हैं वो इस यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हैं, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है। इसके अलावा फेसबुक का पेज है जिस पे मैं सारी अपडेट करता हूँ, कोई भी लेक्चर अपडेट अपलोड करूँ तो वो अपडेट कर देता हूँ। और आप मुझसे कोई क्वेश्चन है तो वो भी पूछ सकते हैं इस फेसबुक पेज के थ्रू। इसके अलावा आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं इस ईमेल एड्रेस पर। अच्छा, अभी जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है कि CPU स्केजुलिंग होती क्या है, CPU की स्केजुलिंग हमें करनी क्यों पड़ती है। बेसिकली CPU की स्केजुलिंग जो हम करते हैं ना वो CPU की यूटिलाइजेशन को ज़्यादा करने के लिए करते हैं। यानी आप ये समझ लें कि आसान लफ्ज़ों में वो ये है कि फॉर इंस्टेंस आपकी क्लासरूम में जाते हैं तो आपकी क्लासरूम में ऐसा नहीं होता कि सारे दिन में आप एक सेक्शन की एक ही क्लास होती है, नहीं, बल्कि आपको पूरा एक स्केड्यूल दिया जाता है, आपको एक टाइम टेबल दिया जाता है जिसकी बेस पे ये भी होता है कि एक रूम है, फॉर इंस्टेंस कोई रूम नंबर है A101, तो A101 ऐसे नहीं है कि उसमें सिर्फ एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम की एक दिन में एक क्लास होगी और बाकी टाइम वो सारा रूम खाली पड़ा रहेगा, बल्कि काफ़ी सारी क्लासेस आती हैं, काफ़ी सारे सेक्शंस आते हैं। कभी ऑपरेटिंग सिस्टम की क्लास हो रही है उस रूम में, कभी उस रूम में डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन की क्लास हो रही है, कभी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की हो रही है, कभी ऊप की हो रही है, कभी डेटाबेस की हो रही है। इस तरह अगर एक दिन में आप एक दिन को डिवाइड कर दें कुछ स्लॉट्स में, 6 स्लॉट्स में अगर डिवाइड करें तो 6 की 6 स्लॉट्स कोशिश होती है कि वो सारी की सारी वो जो क्लासरूम है वो उन 6 स्लॉट्स में इंगेज रहे, यानी ऑक्यूपाई रहे, उसकी यूटिलाइजेशन मैक्सिमम से मैक्सिमम हो, एक रिसोर्स की यानी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो। तो CPU की यूटिलाइजेशन करने के लिए भी हमें क्या करना पड़ता है, स्केजुलिंग करनी पड़ती है। CPU पे किसने आना होता है, CPU को अगर एक क्लासरूम के हैं तो उसके स्टूडेंट कौन से होते हैं या उसके सेक्शन कौन से होते हैं, वो ये होते हैं उसके प्रोसेसेस, यानी प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3। तो एक प्रोसेसर पे मल्टीपल प्रोसेसेस चलाए जाते हैं, एक प्रोसेसर पे मल्टीपल प्रोसेसेस चलाए जाते हैं ताकि CPU की जो यूटिलाइजेशन है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम हो। तो ये मेजर रीज़न है CPU की स्केजुलिंग का। इसके अलावा ये करता है एफिशिएंट यूज़ ऑफ CPU, ताकि CPU की यूटिलिटी ज़्यादा हो जाए और उसकी टाइम यूजेज जो है ना वो ऑप्टिमाइज हो जाए। ठीक है, इसके अलावा हम करते हैं कि CPU जो है ना वो नॉर्मली तो अगर फारिग बैठा हुआ है तो क्या किया जाता है कि एक प्रोसेस जो है वो अगर किसी रेडी क्यू में है अवेलेबल तो वहाँ से उसको उठाया जाता है और उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। इसका ये मतलब है कि एक रेडी क्यू है, रेडी क्यू में काफ़ी सारे प्रोसेस हैं, प्रोसेस 1, 2, 3, यानी ये सारे प्रोसेस रेडी हैं और CPU फारिग बैठा हुआ है, या इसका एक कोई प्रोसेस 4 रन कर रहा था और उसने एग्जीक्यूट कर लिया है। तो अब हम ऐसा कर सकते हैं कि हम स्केजुअल करें कि पहले तुम प्रोसेस 3 को चलाओ, पहले फिर 2 को चलाओ, फिर 1 को चलाओ। तो CPU की स्केजुलिंग इसलिए भी की जाती है कि जो प्रोसेस रेडी क्यू में पड़े हुए हैं उन सब को एग्जीक्यूट किया जा सके कम टाइम में, या जितना भी टाइम लगता है उस पर, उस टाइम के अंदर CPU की मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो। ठीक है, और ये काम कौन करता है, ये CPU स्केजुलर करता है। शॉर्ट टर्म स्केजुलिंग या लॉन्ग टर्म भी हो तो CPU स्केजुलर होता है, वो स्केजुलिंग कर रहा होता है कि किस प्रोसेस ने कब चलना है। आपके मोबाइल पे कौन सी गेम ने भी कब चलना है, कॉल भी आएगी तो कब चलना है, कोई भी आप एप्लीकेशन व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, फेसबुक की ऐप यूज़ कर रहे हैं, मतलब यूज़र की जितनी भी एप्लीकेशंस हैं उनको यूज़ करना है। अपार्ट फ्रॉम यूज़र्स हार्डवेयर की कोई उसको हार्डवेयर को या रिसोर्स को कोई मैनेज करना है,
तो उस पे उसके लिहाज से CPU की क्या यूटिलाइजेशन करनी है, क्या स्केजुलिंग करनी है कि उसकी यूटिलाइजेशन मैक्सिमम हो और सारे प्रोसेसेस उस पर चल सकें। तो ये मेजर रीज़न है कि हम CPU की यूटिलाइजेशन या CPU की स्केजुलिंग क्यों करते हैं। CPU की स्केजुलिंग की बहुत सी टाइप्स होती हैं। सबसे जो फर्स्ट वन है वो है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ये हम सारी आने वाली वीडियोस में अलग-अलग इस पे वीडियोस बनी हुई हैं हर टाइप पे, यानी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट पे, इसके अलावा प्रायोरिटी एल्गोरिदम्स हैं, राउंड रॉबिन एल्गोरिदम है, इन सब पे अलग से वीडियोस बनी हुई हैं और ये सारी हम इनको बारी बारी डिस्कस करेंगे CPU की स्केजुलिंग की टाइप्स पे। अच्छा, हमें अगेन वही बात कि हमें CPU की स्केजुलिंग की ज़रूरत क्यों होती है। उसकी ज़रूरत ये होती है कि एक प्रोसेस को कभी डाटा की ज़रूरत होती है, कभी फ़ाइल की ज़रूरत होती है, इसी तरह इनपुट आउटपुट की उसको ज़रूरत होती है, उसको CPU के टाइम की ज़रूरत होती है। तो हो सकता है कि एक प्रोसेस आया और उसने CPU पे एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया, ये CPU का टाइम लेना शुरू कर दिया, उसने ये कहना ठीक है कि उसने CPU का टाइम ले लिया, यानी CPU ने उसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब हो सकता है अभी वो प्रोसेस हाफ उसने चलाओ, आधा चलाओ और उसको पता चले कि मुझे तो किसी इनपुट आउटपुट की ज़रूरत है, मुझे तो फर्दर एग्जीक्यूशन के लिए किसी डाटा की ज़रूरत है। तो वो ऐसा नहीं होता कि प्रोसेस इधर आके बैठ गया और वो वेट भी कर रहा है, बाहर 3-4 प्रोसेस वेट कर रहे हैं कि हमें कब टाइम मिलेगा CPU का, लेकिन CPU का टाइम इस प्रोसेस ने लिया हुआ है और इस प्रोसेस को फर्दर किसी और रिसोर्स की ज़रूरत है, डाटा की, इनपुट आउटपुट की। तो तब तक ना ये CPU भी कोई कंप्यूटेशन भी नहीं कर रहा, क्योंकि ये प्रोसेस तो किसी और चीज़ का वेट कर रहा है और बाहर वाले भी वेट कर रहे हैं। इससे क्या नुकसान हो रहा है? इससे ये नुकसान हो रहा है कि ना CPU की यूटिलाइजेशन हो रही है, बाकी प्रोसेसेस का भी वेट टाइम ज़्यादा होता जा रहा है, बाकी प्रोसेस बाहर बैठे इंतज़ार करते जा रहे हैं। तो इसलिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि एक प्रोसेस एक रिसोर्स को ऑक्यूपाई कर ले और बाकी रिसोर्सेज जो हैं, बाकी प्रोसेसेस जो हैं वो वेट करते रहें, तो इसलिए भी स्केजुलिंग की जाती है, ठीक है। तो ये डिटेल आप पढ़ लेना कि ये जो मैंने आपको बातें बताई हैं ये चीज़ें हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग हम कर लेते हैं इस मसले को हल करने के लिए। मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब होता है एक CPU पे मल्टीपल प्रोग्राम्स चला देना, यानी अगर ये प्रोसेस जो वेट कर रहा था किसी और रिसोर्स का, अगर इसको रिसोर्स नहीं मिली तो हम इसे कहते हैं भाई तुम थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाओ, जब तुम्हें वेट करो बाहर, जब तुम्हें रिसोर्स मिल जाएगी तो तुम रेडी स्टेट में आ जाना, अभी जो रेडी स्टेट में हैं प्रोसेसेस उनको चलने दो, ठीक है। तो इसलिए करते हैं। अच्छा, CPU की स्केजुलिंग के डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं, यानी बर्स्ट टाइम होता है, CPU की यूटिलाइजेशन होती है, वेटिंग टाइम होता है, टर्न अराउंड टाइम होता है, प्रायोरिटी, थ्रूपुट, लोड टाइम, रिस्पांस टाइम। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? ये CPU स्केजुलिंग के पैरामीटर्स होते हैं। सबसे पहले देखते हैं बर्स्ट टाइम क्या होता है CPU का। बर्स्ट टाइम बेसिकली होता है कि एक प्रोसेस है, वो कहता है कि मुझे अपना काम कंप्लीट करने में 10 सेकंड लगेंगे। ये जिस तरह आपकी अगर क्लास होती है 1.5 आवर की, तो आप ये कहते हैं कि आपको 90 मिनट्स लगेंगे इस क्लास को एग्जीक्यूट करने में, तो आपका क्लास का बर्स्ट टाइम क्या होगा? 90 मिनट्स, ठीक है। कोई भी प्रोसेस को कितना, वो कहता है कि मुझे कितना टाइम लगेगा एक मेरे जॉब को कंप्लीट करने में, तो वो उसका बर्स्ट टाइम होता है, यानी उसको कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है वो जॉब कंप्लीट करने में, ठीक है। CPU की यूटिलाइजेशन क्या होती है? CPU की यूटिलाइजेशन यही होती है, ये परसेंटेज ऑफ टाइम होता है, CPU ने कितने परसेंटेज ऑफ टाइम जो है वो रिसोर्सेज को या प्रोसेसेस को की एग्जीक्यूशन को हैंडल किया आउट ऑफ टोटल टाइम। यानी एक CPU के पास अगर 10 मिनट्स हैं, ठीक है, उन 10 मिनट्स में हम देखते हैं कि वो जो है सिर्फ 6 मिनट ही एक प्रोसेस या मल्टीपल प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है, बाकी जो 4 मिनट्स हैं वो कुछ भी नहीं करता, ठीक है। तो CPU की यूटिलाइजेशन परसेंटेज होगी कि 6/10 मल्टीप्लाई बाय 100, तो यानी CPU की यूटिलाइजेशन क्या होगी? 60% होगी, ठीक है। ये CPU की यूटिलाइजेशन होती है। ये आगे फार्मूला गिवन है।
CPU की यूटिलाइजेशन आप वही कर सकते हैं, टोटल टाइम माइनस आइडल टाइम और टोटल टाइम। तो वही टोटल टाइम 10 था, 10 में से 4 निकाले 6, तो 6 वही जो आपको मैंने पहले बात बता दी है, ठीक है। इसके अलावा वेटिंग टाइम ये होता है कि टोटल अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंट इन द रेडी क्यू, यानी एक प्रोसेस रेडी क्यू में है और वो वेट कर रहा है कि उसकी बारी कब आएगी CPU पे एग्जीक्यूट होने की, या CPU उसको कब टाइम देगा। यानी आप ये समझ लें कि आपने किसी से मीटिंग करने के लिए जाना है किसी के ऑफिस में, तो आप रेडी हैं, या आपने इंटरव्यू देने जाना है, तो आप जब इंटरव्यू के उधर वेटिंग रूम में पहुंचते हैं तो आप कितनी देर वेट करते हैं कि आपके इंटरव्यू की बारी आ जाए, ठीक है। तो जितनी देर एक प्रोसेस जो है वेटिंग रूम में या वेटिंग क्यू में बैठा रहता, रेडी क्यू में बैठा रहता है, अभी एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, तो उसका वेटिंग टाइम होता है। टर्न अराउंड टाइम क्या होता है? टर्न अराउंड टाइम होता है कि द टाइम फ्रॉम द टाइम द प्रोसेस इज सबमिटेड टू द टाइम द प्रोसेस इज कंप्लीटेड, यानी प्रोसेस कब आया, ठीक है, और कब इतना उसको टाइम लगा कंप्लीट होने में। ये क्या होगा? ये होगा कि उसका जो बर्स्ट टाइम था, यानी वो कहता था मुझे 10 मिनट में मुझे चाहिए कंप्लीट होने में, लेकिन 10 मिनट उससे ज़्यादा टाइम लग जाता है। यानी एक इंटरव्यू है अगर आपका, वो 30 मिनट के, आप कहेंगे 30 मिनट में मेरा इंटरव्यू कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन जो आप बाहर भी वेट कर रहे होते हैं उसको इंक्लूड करके कि कब आप सबमिट हुए थे, कब आप रूम वहाँ वेटिंग हॉल में इंटर हुए, उस टाइम से लेके जब तक आपका इंटरव्यू कंप्लीट नहीं हो जाता, उसको टर्न अराउंड टाइम कहते हैं। इसी तरह थ्रोपुट है। थ्रोपुट की बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है। थ्रोपुट होता है कि एक यूनिट टाइम में कितने नंबर ऑफ प्रोसेसेस जो हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। यानी अगर 10 मिनट में 2 प्रोसेस कंप्लीट होते हैं तो ये थ्रोपुट कम है एज़ कम्पेयर टू अगर 10 मिनट में 4 प्रोसेसेस कंप्लीट होते हैं। तो थ्रोपुट उसकी होगी कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोसेसेस जो हैं वो एक गिवन टाइम में कंप्लीट हो जाते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं लोड टाइम क्या होता है। लोड टाइम यही होता है कि एवरेज नंबर ऑफ प्रोसेस, यानी इसको कहते हैं एवरेज नंबर ऑफ प्रोसेस दैट आर पेंडिंग इन द रेडी क्यू। वही जो टाइम वो रेडी क्यू में एवरेज नंबर ऑफ प्रोसेस जो हैं वेट कर रहे होते हैं एंड वेटिंग फॉर द एग्जीक्यूशन, तो उसको लोड टाइम कहते हैं। रिस्पॉन्स टाइम होता है कि टाइम इंटरवल बिटवीन व्हेन द प्रोसेस वाज सबमिटेड एंड व्हेन द फर्स्ट रिस्पॉन्स इज गिवन टू द प्रोसेस। यानी आप वेटिंग हॉल में गए, वेटिंग रूम में गए इंटरव्यू के, और यहाँ आपका अगर इंटरव्यू स्टार्ट हो रहा है, अगर आपका 10 मिनट बाद इंटरव्यू स्टार्ट हो रहा है और आपने यहाँ आप 0 टाइम पे गए थे और आपने 4 मिनट वेट किया, ठीक है, सॉरी आपने 4 मिनट वेट किया और 4th मिनट पे आपका इंटरव्यू स्टार्ट हुआ और आपका बस टाइम 10 था, ठीक है। तो ये जो वेटिंग टाइम है ये आपको 4 मिनट बाद रिस्पॉन्स मिला, ठीक है। यानी आपको तो जाते इंटरव्यू ले लेना चाहिए था, लेकिन आपने ये जो वेट किया 4 मिनट्स का, इसको आप रिस्पॉन्स टाइम कह सकते हैं। कि टाइम इंटरवल यानी डिफरेंस है बिटवीन व्हेन द प्रोसेस वाज सबमिटेड और जब उसको फर्स्ट रिस्पॉन्स आया। एक प्रोसेस को मल्टीपल रिस्पॉन्स भी आ सकते हैं, यानी ये हम आगे देखेंगे कि प्रोसेस को मल्टीपल रिस्पॉन्सेस कैसे आते हैं, लेकिन जो फर्स्ट रिस्पॉन्स उसको आता है, यानी अगर आप जितना उसको बेसिकली ये वेटिंग टाइम ही है कि कितना उसको वेट करना पड़ा फर्स्ट रिस्पॉन्स लेने के लिए। रिस्पॉन्स टाइम में और वेटिंग टाइम में यही डिफरेंस है कि रिस्पॉन्स टाइम में ये होता है कि जब उसको फर्स्ट रिस्पॉन्स मिल गया उसका जो टाइम इंटरवल है वो क्या है, उसको रिस्पॉन्स टाइम कहते हैं। वेटिंग टाइम तो ये होता है कि टोटल अमाउंट ऑफ टाइम जो है वो एक प्रोसेस कितना लगाता है। यानी एक टाइम ऐसा नहीं होता कि प्रोसेस ऐसा, इस वेटिंग टाइम की इस तरह आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि आपके मल्टीपल इंटरव्यूज़ हैं, एक ही जॉब के लिए आपके काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ हैं, 3 इंटरव्यूज़ हैं। आपने पहला इंटरव्यू दिया, उसके लिए भी थोड़ा वेट किया, वो इंटरव्यू दिया, फिर आपको उन्होंने कहा कि आप थोड़ा फिर वेट करें, आपका दोबारा इंटरव्यू होगा, फिर तीसरा इंटरव्यू होगा। तो आपने बीच में जो सारा वेट किया उसका एवरेज टाइम निकाल, तो उसको टोटल टाइम को वेटिंग टाइम को ऐड कर दें तो उसका एवरेज वेटिंग टाइम भी आ सकता है। और अकेले अकेले देखें तो एक वेटिंग टाइम आएगा, लेकिन रिस्पॉन्स टाइम होगा कि फर्स्ट इंटरव्यू पे बुलाने के लिए जितना आपको वेट करना पड़ा वो रिस्पॉन्स टाइम है। तो ये आपको थोड़ा सा एक डिफरेंस है, ये क्लियर हो जाना चाहिए कि वेटिंग टाइम में और रिस्पॉन्स टाइम में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव स्केजुलिंग की। प्रीएम्प्टिव
इसको मैं आसान आपको बताता हूँ। प्रीएम्प्टिव ये होता है कि एक कोई बड़ा आदमी आ गया, जिस तरह प्रीएम्प्टिव ये होता है कि आप जा रहे होते हैं रोड पे और सिग्नल पे आप रुकते हैं। तो वैसे तो नॉर्मल ये होता है कि ग्रीन रेड सिग्नल का, ये जो सिग्नल्स लगे होते हैं उनका टाइम होता है कि 1 मिनट बाद एक साइड का सिग्नल चलेगा, दूसरे मिनट के बाद दूसरे का, थर्ड का, फोर्थ का, इस तरह। लेकिन प्रीएम्प्टिव स्केजुलिंग क्या होती है रोड्स पे? प्रीएम्प्टिव स्केजुलिंग ये होती है कि कोई प्रोटोकॉल वाला आ गया, कोई चीफ एग्जीक्यूटिव गुजर रहा है, कोई हाई ऑफिशियल पर्सन कोई भी गुजर रहा है, तो आप तो क्या होता है कि उसका प्रीएम्प्टिव कर देते हैं सिग्नल्स को, यानी आपको वेटिंग पे लगा देते हैं और प्रोटोकॉल वाली सारी गाड़ियां गुजर रही होती हैं, तो वो होता है प्रीएम्प्टिव। कि यानी कोई आपकी एग्जीक्यूशन को रोक सकता है, या आप एक प्रोसेस को रोक के खुद एग्जीक्यूट हो सकता है। इसकी भी जो इसमें एग्जांपल है वो यही है कि आप गेम खेल रहे हैं और जो कॉल आ रही है वो प्रीएम्प्ट कर सकती है आपकी गेम को, क्योंकि कॉल की प्रायोरिटी ज़्यादा है। मोबाइल फ़ोन तो बेसिकली कॉल करने के लिए बना था, ना कि गेमें खेलने के लिए बना हुआ था। तो उसकी यानी प्रीएम्पशन हो जाती है। तो प्रीएम्पशन ये होती है कि यानी एक प्रोसेस चल रहा है लो प्रायोरिटी वाला और एक हाई प्रायोरिटी टास्क आ जाता है, वो उसको प्रीएम्प्ट कर देता है, यानी उसको फोर्सफुली कहता है भाई तुम जाके वेट करो, मैंने एग्जीक्यूट करना है। ठीक है। नॉन प्रीएम्प्टिव स्केजुलिंग ये होती है कि जिसमें कोई आपको आके रोकता नहीं है, यानी आप सिग्नल पे खड़े हैं तो चाहे कोई भी बड़ा कोई कमिश्नर जा रहा है, कोई एसी जा रहा है, कोई भी जा रहा है, तो वो आपको नहीं रोक सकता। उसने भी वेट करना है ग्रीन लाइट का और आपने भी वेट करना है। तो ये नॉन प्रीएम्प्टिव स्केजुलिंग है, यानी कोई भी हाई टास्क या हाई प्रायोरिटी का टास्क आ गया है, वो लो प्रायोरिटी टास्क को प्रीएम्प्ट फोर्सफुली उसको रोक नहीं सकता कि तुम वेट करो, पहले मैंने एग्जीक्यूट होना है। ठीक है। प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव में डिफरेंस आपको पता चल गया। ये बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आने वाली वीडियोस में इनका यूज़ होगा। अच्छा, फर्दर जो है प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव में डिफरेंस मैं बता देता हूँ। ये बताया हुआ है कि नॉन प्रीएम्प्टिव में जब एक सीपीयू स्टार्ट कर देते हैं ना कोई भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना, तो वो प्रोसेस पूरा कंप्लीट होता है इससे पहले कि कोई और प्रोसेस चले। यानी सीपीयू के पास, ये सीपीयू है, इसके पास ये 2-3 प्रोसेस पड़े हुए थे। जब ये प्रोसेस इसके अंदर एग्जीक्यूट करना शुरू हो गया, तो जब तक ये अपना पूरे का पूरा एग्जीक्यूट नहीं हो जाएगा, अपने सारे काम नहीं कर लेगा, तब तक सीपीयू किसी और को लिफ्ट नहीं कराएगा। ठीक है। ये होता है नॉन प्रीएम्पशन। अच्छा, इसमें क्या होता है, लेस सीपीयू यूटिलाइजेशन होती है। इसकी क्या रीज़न है, मैंने बताया था, जैसे ये अगर प्रोसेस 1 इधर आ गया है और इसको किसी इनपुट आउटपुट की ज़रूरत थी, किसी डाटा की ज़रूरत थी, तो ये सीपीयू ये नहीं कहेगा कि यार तुम बाकी रिसोर्सेज को लेके आओ, मैं बाकी प्रोसेस इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं होता, बल्कि सीपीयू भी वेट करता रहता है कि जब तक वो अपनी फाइल्स लेके वापस नहीं आता तब तक मैं भी फारग बैठा रहूँगा। जब वो फाइल लेके आएगा तो फिर ये सीपीयू इसको एग्जीक्यूट करेगा, तब तक ये बाकी प्रोसेस बाहर वेट ही करते रहेंगे। ठीक है। तो ये बाकी आप पढ़ लेना। इसमें क्या होता है कि रिस्पांस टाइम और वेटिंग टाइम जो है वो ज़्यादा होता है। ये भी आपको पता होगा कि रिस्पांस टाइम क्यों ज़्यादा होता है, क्योंकि बाकी प्रोसेस तो उनको फर्स्ट रिस्पांस ही नहीं मिला हुआ, वो वेट ही कर रहे हैं तब से जब तक प्रोसेस 1 नहीं एग्जीक्यूट होता। तो इसलिए रिस्पांस टाइम और वेटिंग टाइम ये भी ज़्यादा होते हैं। अच्छा जी, अगर इसमें यह भी है कि अगर प्रोसेस 1 जो था, ये वाला हमारा प्रोसेस 1, अगर ये फॉर इंस्टेंस इसको एग्जीक्यूट करने के लिए 2 घंटे चाहिए और बाकी जो बाहर वेट कर रहे थे उनको 2-2 मिनट चाहिए, तो ये बेचारे स्टार भूख से ही मर जाएंगे। इसकी आसान एग्जांपल ये है कि अगर एक बंदे ने 100 रोटियां लेनी थी, वो पहले लाइन में लग गया और तंदूर वाला उसी को रोटियां बना के दे रहा है, लेकिन जिन्होंने 2 रोटियां खानी थी और जिनको भूख भी लगी हुई थी, वो तब से वेट ही कर रहे हैं कि जब तक ये 100 रोटियां नहीं मिलेंगी इस प्रोसेस 1 को, तब तक हम वेट करते रहेंगे। ठीक है। स्टार्व का मतलब है वो भूख से ही बेचारे फौत हो जाएंगे। अच्छा, स्केजुलिंग अप्रोच जो होती है ये वाली थोड़ी रिजिड है। रिजिड से आपको पता चल गया, मतलब सख्त है, ये फ्लेक्सिबल नहीं है। इसमें कोई एक लो प्रायोरिटी टास्क भी अगर एग्जीक्यूट करना शुरू हो गया है तो वो एग्जीक्यूट ही होता रहेगा। यानी आपकी ज़िंदगी में
अगर आपने कोई एक लो प्रायोरिटी टास्क करना शुरू कर दिया है लेकिन आपके कोई हाई प्रायोरिटी टास्क भी आ गया है तो आप नहीं करेंगे, आप कहेंगे मैंने लो प्रायोरिटी टास्क ही एग्जीक्यूट करना है क्योंकि इसमें प्रीएम्पशन नहीं है। इसकी सिंपल सी एग्जांपल ये है कि आपने ये वीडियो लेक्चर नहीं सुनने क्योंकि आपके लिए ये लो प्रायोरिटी टास्क है, हालांकि ये हाई प्रायोरिटी टास्क होने चाहिए। और पबजी खेलना जो है वो वैसे लो प्रायोरिटी टास्क है लेकिन आपके लिए हाई प्रायोरिटी टास्क है। तो अगर मेरे लिहाज से आप देखेंगे तो आप गेम खेलते रहेंगे और जो ये वीडियोस लेक्चर हैं ये अपलोड होते रहेंगे लेकिन आप नहीं देखेंगे क्यों। और आपके अगर एग्ज़ाम भी इसमें से आने हैं तो आपके एग्ज़ाम आप कहेंगे सफ़र कर लेंगे, एग्ज़ाम्स जो हैं वो बेचारे स्टार्व करके बुक वैसे ही फोत हो जाएंगे लेकिन आपकी गेम चलती रहेगी क्योंकि आप रिजिड हैं अपनी उसमें स्केजुलिंग। आपने जो प्रायोरिटी सेट कर दी है कि नहीं प्रीएम्प्ट नहीं करना, पढ़ाई प्रीएम्प्ट नहीं कर सकती हमारे कंफर्ट जोन को, पढ़ाई प्रीएम्प्ट नहीं कर सकती हमारे गेम को, इस तरह की चीज़ों को, ठीक है, सोशल मीडिया यूज़ करने को। तो ये एक एग्जांपल है प्रोसेस। फॉर इंस्टेंस ये एक प्रोसेस था। अराइवल टाइम ये होता है कि वो प्रोसेस कब आता है, यानी अराइवल टाइम को इस तरह कर लें कि एक क्लासरूम है उसमें ये प्रोसेस 0 है, ये 3 मिनट पे आया, 3 मिनट लेट आया। प्रोसेस 2 जो है वो एग्जैक्टली जैसे ही क्लास स्टार्ट होनी थी तब आ गया। प्रोसेस 3 1 मिनट लेट आया, प्रोसेस 2 जो है वो 2 मिनट लेट आया, प्रोसेस 0 सबसे लेट आया 3 मिनट, ठीक है। और इनका बर्स्ट टाइम क्या है, यानी इसको प्रोसेस 0 को कंप्लीट करने में, अपना काम कंप्लीट करने में 2 मिनट लगेंगे। ये मिली सेकेंड लिखा हुआ है, चलें 2 मिली सेकेंड लगेंगे। प्रोसेस 1 को 4 मिली सेकेंड, इसको 6, इसको 4, ठीक है। तो सबसे पहले प्रोसेस कौन आया था टाइम के लिहाज से? सबसे पहले प्रोसेस आया था 2, ठीक है, 0 सेकेंड पे आया था। इसलिए हमने सबसे पहले इधर प्रोसेस 2 बनाया। इसको गैंट चार्ट कहते हैं। ये आपने बनाना होता है अगर इस तरह के कोई भी क्वेश्चंस आते हैं तो। अब प्रोसेस 2 जो है ना वो देखें कि सबसे पहले एग्जीक्यूट कर रहा है और उसका बर्स्ट टाइम कितना था, 6 मिली सेकेंड था। तो उसने 6 मिली सेकेंड एग्जीक्यूट किया। इसको किसी ने प्रीएम्प्ट नहीं किया, इसको किसी ने नहीं आके रोका कि तुम ना काम करो, मैंने चलना, ठीक है। इसके बाद आया प्रोसेस 3 जो कि आया था प्रोसेस आया था फर्स्ट 1 मिनट बाद, लेकिन ये तो 1 मिनट इधर ही हो गया था, यानी ये 0 मिनट था ना, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट, लेकिन ये आया 1 मिनट था, एक फर्स्ट मिनट पे आया था। लेकिन स्टार्ट इसने कब चलना शुरू किया, 6 मिनट पे, ठीक है। यानी इसको रिस्पॉन्स टाइम इसका क्या है, 5 मिनट, यानी 1 मिनट पे आया और 6 मिनट बाद उसको मौका मिला एग्जीक्यूट होने का। तो उसने जो उसको फर्स्ट रिस्पॉन्स मिला, यानी इसका रिस्पॉन्स टाइम क्या है, 5 मिनट, ठीक है। आपको रिस्पॉन्स टाइम का पता चल गया क्या होता है यहाँ। अच्छा, इसके बाद प्रोसेस 3 चलता रहा जब तक उसका था 4, सॉरी प्रोसेस 3 का था, हाँ प्रोसेस 3 का था 4। तो उसने 10 मिनट पे एग्जीक्यूट कर लिया। लेकिन प्रोसेस इसके बाद कौन सा प्रोसेस आता है, 0 1 2, इसके बाद प्रोसेस 1 आता है। वो तो 2 मिनट पे आ गया था, यानी वो तो 2 मिनट पे ही आ गया था। लेकिन क्योंकि वो ना इसको प्रीएम्प्ट कर सकता था और ना ही इसको प्रीएम्प्ट कर सकता था, ठीक है, तो वो बाद में चला। उसका भी 4 मिनट का था बर्स्ट टाइम, 4 मिली सेकेंड का। और लास्ट पे जो प्रोसेस आया वो 14th मिनट पे एग्जीक्यूट होना शुरू। उसको फर्स्ट रिस्पॉन्स 14th मिनट पे मिला, हालांकि वो आ गया था P0 3 मिनट पे, यानी 3 मिनट पे 3 मिली सेकेंड पे आया और 14 मिली सेकेंड पे उसको, तो उसका रिस्पॉन्स टाइम 11 है। तो इस तरह, क्योंकि ये नॉन प्रीएम्पशन था, यानी जो भी आ रहा था वो वेट ही कर रहा था, उसको कोई आके अगले प्रोसेस को प्रीएम्प्ट नहीं कर देता था, रोक नहीं देता था कि तुम ना चलो, ठीक है। तो आपको अब पता चल जाना चाहिए कि हर प्रोसेस का वेटिंग टाइम क्या है, हर प्रोसेस का रिस्पॉन्स टाइम क्या है, एवरेज वेटिंग टाइम इस पूरे प्रोसेस का क्या है। यानी हर प्रोसेस का आप इंडिविजुअली वेटिंग टाइम निकालें और बता सकते हैं कि हर प्रोसेस का एवरेज वेटिंग टाइम क्या है, ठीक है। तो ये टेबल गिवन है, ये इसको गैंट चार्ट बोलते हैं, ये आपने बनाना होता है। और ये भी वही टेबल है जो ये वाला गिवन है, ठीक है।
अच्छा, अब हम देखते हैं प्रीएम्प्टिव स्केजुलिंग क्या होती है। प्रीएम्प्टिव नॉन प्रीएम्प्टिव का ऑपोजिट होती है, यानी इसमें अगर कोई हाई प्रायोरिटी टास्क है वो लो प्रायोरिटी टास्क को प्रीएम्प्ट कर देगा। अगर कोई प्रोटोकॉल की गाड़ी गुजर रही है सिग्नल पे, तो वो हमें प्रीएम्प्ट करेगी, हमें वेट करना पड़ेगा और वो चलेगी। अगर आपकी एक तरफ क्लास हो रही है और एक तरफ आपका फुटबॉल का कोई मैच हो रहा है, तो क्योंकि क्लास ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो उस टाइम पे क्लास प्रीएम्प्ट कर देगी आपके फुटबॉल के मैच को, क्योंकि एक वो हाई प्रायोरिटी टास्क है। आपने अपनी लाइफ में भी बहुत सारे टास्क डिसाइड किए होते हैं, आप कहते हैं कि कुछ मेरे हाई प्रायोरिटी टास्क हैं, कुछ लो प्रायोरिटी टास्क हैं। अगर एक ही टाइम पे आपका हाई और लो दोनों प्रायोरिटी टास्क आ गए हैं, तो आप हमेशा हाई प्रायोरिटी टास्क को कहते हैं मैं ये करता हूँ, लो प्रायोरिटी टास्क को आप प्रीएम्प्ट कर देते हैं। तो ये डेफिनेशन है प्रीएम्प्शन की। इसमें दो प्रोसेस हैं, देखें। प्रोसेस 1 जो है वो है ज़ीरो टाइम पे आया। प्रोसेस 1 जो है वो 0th मिनट पे आ गया था, यानी प्रोसेस 1 जो है 0 मिनट पे आया और वो 2 सेकंड के लिए चला। ठीक है, बर्स्ट टाइम तो उसका 10 है, लेकिन 10 नहीं चला वो, बल्कि 2 सेकंड चला। और प्रोसेस 2 आ गया, जिसकी हम सपोज करते हैं कि हाई प्रायोरिटी है। ठीक है, प्रोसेस 2 की हाई प्रायोरिटी है, लेकिन वो आया 2 मिनट बाद, लेट 2 मिनट लेट आया। जैसे ही वो 2 मिनट पे आया, उसने प्रोसेस 1 को कहा भाई साइड पे हट जो, मैंने एग्जीक्यूट करना है। तो प्रोसेस 1 जो है वो प्रीएम्प्ट हो गया और प्रोसेस 2 एग्जीक्यूट होना शुरू हो गया। प्रोसेस 2 कब तक एग्जीक्यूट हुआ? जितना उसका बर्स्ट टाइम था, ये था 2, तो 2 सेकंड के लिए वो एग्जीक्यूट हुआ और बाद में जो बाकी टाइम बच गया वो प्रोसेस 1 ने एग्जीक्यूट होना है। इधर आना है 8, यानी 2 और 8, तो पूरा उसका यहाँ प्रोसेस 1 2 सेकंड एग्जीक्यूट हुआ और इधर अगर 8 सेकंड एग्जीक्यूट हुआ, तो टोटल वो अपना 10 उसका अगर सेकंड में अगर बात करें तो 10 सेकंड इसने एग्जीक्यूट कर लिया प्रोसेस 1 ने, और प्रोसेस 2 ने अपना पूरा बर्स्ट टाइम कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ से आप वेटिंग टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं कि प्रोसेस 1 ने कितना वेट किया। प्रोसेस 1 जब इधर आया था 0 पे, तो उसको वेट नहीं करना पड़ा, आते ही एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, लेकिन जब यहाँ वो रुका था 2 सेकंड पे, तो 2 से लेके 4 तक जो है ना उसको वेट करना पड़ा, यानी उसको 2 सेकंड वेट करना पड़ा दोबारा एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, तो प्रोसेस 1 का अगर मैं रिस्पॉन्स टाइम पूछूं तो वो क्या है? 0, क्योंकि उसको फर्स्ट जो रिस्पॉन्स है वो तो फ़ौरन ही मिल गया था, आते ही मिल गया था। तो रिस्पॉन्स टाइम 0 है, लेकिन उसका वेटिंग टाइम उसका 2 सेकंड है। ठीक है, इसी तरह प्रोसेस 2 का वेटिंग टाइम क्या है? 0, क्योंकि जैसे ही वो 2 सेकंड पे आया था उसको वेट नहीं करना पड़ा, वो फ़ौरन ही एग्जीक्यूट होना शुरू हो गया था। ठीक है, तो आपको वेटिंग टाइम, रिस्पॉन्स टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम कैलकुलेट करना आ गया होगा। ये डिफरेंस दिया हुआ है, कंपेयर किया हुआ है एंड कंट्रास्ट किया हुआ है प्रीएम्प्टिव स्केजुलिंग एंड नॉन प्रीएम्प्टिव स्केजुलिंग में। प्रीएम्प्टिव स्केजुलिंग में ये होता है कि सीपीयू एलोकेशन जो है लिमिटेड टाइम के लिए होती है, यानी आपको ये नहीं होता कि बस आपके पास सीपीयू आ गया तो आप एग्जीक्यूट ही होते रहे। नहीं, आप पे चेक लगा होता है कि आप इतने थोड़ी देर के लिए एग्जीक्यूट हो सकते हैं, कोई और प्रोसेस हाई प्रायोरिटी टास्क आके आपको प्रीएम्प्ट कर सकता है। ठीक है, और नॉन प्रीएम्प्टिव जो स्केजुलिंग होती है उसमें जो सीपीयू है वो जब तक कंप्लीट ना हो जाए वो सीपीयू को यूटिलाइज करता रहता है, वो चलता ही रहता है। वो कहता है जब मेरा काम पूरा हो जाएगा फिर मैं किसी और को एग्जीक्यूट होने दूंगा। इसी तरह एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोसेस इज इंटरप्टेड इन द मिडल। प्रीएम्प्शन में हमने लास्ट स्लाइड में भी देखा कि प्रोसेस 1 चल रहा था तो प्रोसेस 2 आ गया, उसने प्रोसेस 1 को रोक दिया, इंटरप्ट कर दिया। लेकिन इसमें इंटरप्शन नहीं होती, ये अनइंटरप्टेड होता है। ठीक है, इसके बाद है कि इसमें स्विचिंग काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि प्रीएम्प्शन है ना, तो कोई भी एक प्रोसेस आके दूसरे प्रोसेस को स्विच कर सकता है। लेकिन इसमें क्या है कि प्रीएम्प्शन नहीं होती, क्योंकि कोई भी एक प्रोसेस आके दूसरे को प्रीएम्प्ट नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये काफ़ी सारे ये फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, और ये जैसे मैंने बताया था रिजिड होता है, नॉन प्रीएम्प्टिव रिजिड होता है, तो दूसरा फ्लेक्सिबल होता है। इसके अलावा ये चीज़ें आप देख लेना, पढ़ लेना कि प्रोसेस में इसमें स्वैपिंग काफ़ी ज़्यादा होती है प्रीएम्प्टिव में, और इसमें स्वैपिंग जो है वो कम होती है। ठीक है, तो लास्ट इस वीडियो का कॉन्सेप्ट है कॉन्वॉय इफेक्ट। इसमें ये होता है कि
एक अगर हाई लॉन्ग जॉब आ गई है तो अगर प्रीएम्पशन नहीं है तो फिर शॉर्ट जो जॉब्स होती हैं ना जिनकी बाद में आती हैं वो वेट ही करती रहती हैं। यानी अगर ये वाली बड़ी जॉब एग्जीक्यूट होना शुरू हो गई है नॉन प्रीएम्प्टिव में तो और ये इसको प्रीएम्प्ट नहीं कर सकती तो ये वेट ही करती रहती हैं। ये ऐसे ही है कि एक बहुत बड़ी गाड़ी जा रही है ये वाली और बड़ी स्लो जा रही है और ये छोटी गाड़ियाँ तेज़ हैं, ये इसको क्रॉस नहीं कर सकती। तो वन वे रोड है और एक ही लेन है तो ये वेट ही करती रहेंगी। ठीक है, अच्छा तो थैंक यू। अगले लेक्चर में हम मिलते हैं और जितनी भी हमने स्केजुलिंग की बताई थी टाइप्स होती हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।